कई एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, बताएंगे आपको। सभी से सिलसिलेवार तरीके से बातचीत करेंगे, बजट के हर पक्ष पर बातचीत करेंगे और पिछले बजट में जो घोषणाएं सरकार के द्वारा की जा रही थी उन पर कितना अमली जामा पहनाया गया। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा के लिए रवाना हो चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो क्या वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो बजट आज पेश करने जा रहे हैं, 24वां बजट छत्तीसगढ़ का, उसमें प्रदेश के लिए क्या कुछ है और प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए कौन सी नई घोषणाएं आज सरकार करने जा रही है, सबसे बड़ा सवाल यही। तो बजट सत्र थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है, लेकिन हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी अब अपने निवास स्थान से निकल चुके हैं। थोड़ी देर बाद ये देखिए वो ब्रीफकेस है जहां से अब छत्तीसगढ़ सरकार की और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए विकास की राहें खुलेंगी। ये वो ब्रीफकेस है, इसे लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी अब अपने निवास स्थान से निकल चुके हैं। थोड़ी देर बाद वो अब विधानसभा पहुंच जाएंगे और 12:30 बजे बजट पेश करेंगे वो विधानसभा के भीतर। छत्तीसगढ़ का 24वां बजट है। कुछ कह रहे हैं पत्रकारों से, सुनिए जरा। ठीक है, वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपनी प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन लक्ष्मी जी, चूंकि बहुत सारी ऐसी घोषणाएं थी पिछले साल की, चाहे वो SCCR की बात हो, दुर्ग में IT पार्क की बात हो, एंटरप्रेन्योरशिप में जो अभी बजट आएगा उसमें सामने आएगा, चाहे IT सेक्टर में काम हो, चाहे आप IT जो कॉलेज की बात कर रहे हैं। और सर्वप्रथम तो हमने जैसे किसानों के लिए भी जो है बहुत बड़ा एक बजट जो है उनके लिए किया है, जिससे वो सशक्त हो सके। चाहे धान खरीदी का लक्ष्य था वो इस बार बढ़कर बहुत अधिक हुआ है और उससे निश्चित रूप से किसानों को जो 800 रुपए हमने अंतर की राशि एक बड़ा बजट किसानों को दिया है। तो ये सारे जो है वो ग्राउंड लेवल पे जो हमारे समझिए लोग हैं जिनके आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की आवश्यकता है, इनकी ओर भारतीय जनता पार्टी का और विष्णुदेव साय सरकार का ध्यान गया है। और महिलाओं की बात कर रही थी वंदना जी, महिला 70 लाख महिला जो इस प्रदेश में 1000 रुपए जिनको दिया जा रहा है महतारी वंदन के नाम से। अगर मैं पूर्ववर्ती सरकार की बात करूं, मैं जवाब दे रही हूँ कि उनके समय में उन्होंने अपने बजट में घोषणा किया था कि हम परित्यक्ता और विधवा महिलाओं को पैसा देंगे। उनको तो तक तो दे नहीं पाए हैं और ये बड़ी बड़ी बात कर रही हैं आज यहाँ बैठ के। 70 लाख महिलाओं, सच्चाई है या नहीं कि 70% जो अलॉटेड फंड था उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाई? बिल्कुल ये गलत है, इसका आरोप बिल्कुल एक सिरे से मैं खारिज करती हूँ कि ये पूरा डिटेल बताएं कि यहाँ पे किस तरह से वो 70% का आरोप लगा रही हैं। सरकार ने सारे ये तो 18 लाख, अगर हम आवास की बात करें तो एक भी आवास 5 साल कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में जो गरीबों तक मिल नहीं पाया। जल संसाधन अभी PHC के जो जलागार बने हैं गांव में, जो कहना चाहिए पाइपलाइन बिछा है, ये पूरे कांग्रेस शासनकाल के समय है। इन्होंने सोर्सेस का सही आकलन नहीं किया है और पानी टंकी खड़ी की है, तो इसमें तो उनका खुद का दोष है। आज पाइपलाइन जो है बिछ गया है पूरी तरह से और वो पूरा फेलवर है। गांव में बिना टेस्ट किए ये बोर में पानी, क्योंकि कैपेसिटी एक टंकी की है, क्या वो टंकी की कैपेसिटी फुलफिल होगी कि नहीं उस बोर से, ये आकलन करना काम था, लेकिन ये तो किया नहीं है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद लगातार उस दिशा में काम हो रहा है और जो टंकी पानी नहीं आ पा रहा है, फेलवर हो रहा है, वहां फिर से दूसरे सोर्सेस को देख रहे हैं और उसके बाद उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। क्योंकि ये 2 मिनट का काम नहीं है, 5 साल तो इन्होंने पूरा खत्म कर दिया। बड़ी बड़ी बात करने से कुछ नहीं होता है, हकीकत में काम करना होता है और वो काम भारतीय जनता पार्टी की। वंदना जी, आप रेवेन्यू का जिक्र कर रही थी, रेवेन्यू अर्न करने पर फोकस होना चाहिए सरकारों का, लेकिन कर्ज की आप बात कर रही थी। मैं आंकड़े देख रहा था 2018 तक, जब तक रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तब तक छत्तीसगढ़ पर 41,000 करोड़ का कर्ज था और केवल 5 साल में जब भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, बघेल साहब मुख्यमंत्री थे, तब 82,000 करोड़ रुपए का कर्ज। तो जितना तो 18 साल में सरकारों ने नहीं लिया, आपने 5 साल में उतना नहीं ले लिया।
देखिए अविनाश जी, यदि कर्ज की बात करते हैं तो आप देख रहे थे कि जो केंद्र में मोदी जी की सरकार था और जब हमारे कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में, तो किस तरह से सौतेला व्यवहार किया जाता था। मतलब हम अपने अधिकार के पैसे के लिए बार बार निवेदन करते थे, निवेदन करने के बाद भी छत्तीसगढ़ का जो अधिकार था, छत्तीसगढ़ जनता का जो अधिकार था, उनको नहीं मिल पाता था। तो हमने जो वादा किया था उस वादा को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं हमको कर्ज का सहारा लेना पड़ा था। और दूसरी बात, यदि पिछले बजट की बात करूं तो उसमें से इनका वादा भी था कि 100 दिन में अनियमित संविदा कर्मियों को नियुक्त करने की। तो ये सारा चीज में इन लोगों को फोकस होना चाहिए। 500 रुपये जो गैस सिलेंडर देने की बात जो महिलाओं से किए थे उस पर इनका फोकस होना चाहिए। अभी तक तो निकल गए भाई, आपका 13 महीना 14 महीना का सरकार हो गया, उस पर क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप यहाँ पर बात करते हैं जो मूलभूत सुविधा पर, तो यदि चिकित्सा पर बात करूं, मैं ज्यादा गाँव में नहीं जाऊंगी, आप मेकाहारा में जाकर के देखिए, आपको जो नॉर्मल जो दवाई है, सर्दी खांसी की दवाई नहीं मिल दे रहे हैं। ऐसे कौन से क्षेत्र में आप ठीक है रविंद्र जी, आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा क्योंकि ये तस्वीरें बड़ी खास हैं। ये ब्रीफकेस है जिसे ओपी चौधरी वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार के ये जाकर अब पेश करने वाले हैं। ये तस्वीरें बड़ी खास है क्योंकि कहा जाता है कि एक बजट तय करता है कि छत्तीसगढ़ या कोई प्रदेश उस दिशा में आगे कैसे बढ़ेगा, किन क्षेत्रों में सरकार का फोकस रहेगा, किन योजनाओं पर और ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, सुने जरा आप। सर पिछली बार ज्ञान था, इस बार क्या खाया जाएगा? वित्त मंत्री ओपी चौधरी चिर परिचित अंदाज मुस्कुरा देते हैं। पिछले बार का जो थीम था वो ज्ञान था, गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी। क्या उसी थीम पर फोकस रहेगा? क्योंकि हमारे एक्सपर्ट जो हैं जवाहर सूरी सेट्टी साहब, वो कह रहे हैं कि उसी ज्ञान की थीम पर ही सुई अटकेगी सरकार की, क्योंकि फोकस सरकार का उसी बिंदु पर है। जवाहर जी, चूंकि एक प्रदेश को गढ़ने में, देश को गढ़ने में युवाओं का और खासकर विद्यार्थियों का बड़ा योगदान है। अगर जिस भी पानी से हम सींचेंगे उसी तरफ वो आगे बढ़ेंगे। जो आत्मानंद स्कूल का मॉडल था, फिर पीएम श्री स्कूल, आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए बड़े बजट की ज़रूरत है, बड़े एलोकेशंस चाहिए उसके लिए। क्या सरकार के पास वो अभी एलोकेशन के लिए क्षमता है कि वो इस तरफ जा सकती है? देखिए, अभी तक जो एलोकेशन होता था शिक्षा में वो ज़्यादातर यानी करीब 70-80% जो है वो तनख्वाह में चला जाता था। और हर साल चूंकि तनख्वाह बढ़ता है तो व्यय बढ़ जाता है। हमारे को अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करनी है और अच्छी तरह से लागू करनी है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो जीडीपी का 6% जो है, जो कहा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि 6% की ज़रूरत है खर्चे के लिए, अभी हम 2.5% में अटके हुए हैं। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम एक कदम आगे बढ़ाकर हम 4% तक अगर जाएं, हाँ, तो फिर शायद बेहतर होगा। दूसरा, चूंकि सरकार के पास बहुत पैसा नहीं होगा इसके लिए, तो कर लेते हैं तो दोनों बैलेंस आउट हो सकता है बिना ज़्यादा ऋण लिए हुए। शशिकांत जी, निवेश बढ़ाने के लिए कोशिशें क्या हो रही है? क्या आपको लगता है कि पिछले चूंकि रमन सिंह की बात की सरकारों की भी अगर बात की जाए तो भूपेश बघेल 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और अब ये दूसरा पूर्णकालिक बजट है साय सरकार का। क्या निवेश बढ़ाने की दिशा में सरकारों ने उचित प्रयास किए हैं? प्रयास तो सभी सरकारों की रही है कि हमारे प्रदेश में अच्छी इंडस्ट्री आए, बड़े इंडस्ट्री ग्रुप यहाँ पे आए और अपना इंडस्ट्रीज लगाएं, लोगों को रोजगार की ओर आगे बढ़ाएं। लेकिन जितने अभी तक के एमओयूज हुए हैं पहले के सरकारों में भी और अभी जो चीज़ें चल रही हैं उसको देख के जितने एमओयूज हुए हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं ऐसा नहीं है। चीज़ें सिर्फ घोषणाओं में या बाहर के जो व्यापारी वर्ग है वो यहाँ अपना इंटरेस्ट दिखाए हैं, बातचीत हुई है, लेकिन आगे चीज़ें बढ़ नहीं पाई हैं। तो इसके पीछे कहीं पे लगता है कि मुझे जो हमारी जो औद्योगिक पॉलिसी है कि हम अभी नया औद्योगिक पॉलिसी भी लेके आए हैं, उसमें भी अच्छी घोषणाएं सरकार के द्वारा की गई है। और हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं तो वास्तव में एज ए प्रैक्टिशनर, एज ए प्रोफेशनल जो पाता हूँ कि हम जो चीज़ें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते ज़रूर हैं, लेकिन बहुत सारी आधारभूत चीज़ों में भी आपस में ही विसंगतियाँ हैं।
तो उन सब चीज़ों को एक बार बैठ के फिर से हमको सोचना चाहिए कि हम व्यापारियों को सिंगल विंडो सिस्टम कैसे दे सकते हैं, या उनको बहुत ज़्यादा अपने व्यापार उद्योग को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा जगहों पे घूमना ना पड़े, क्योंकि उनको लाइसेंसिंग भी करवाना है, रजिस्ट्रेशन भी करवाना है, फिर उसके बाद ज़मीन भी चाहिए, राजस्व विभाग से भी उनको लेन देन करना, मतलब हर तरीके से उनको अपना ज़मीन का डाइवर्सन कराना है, सारी चीज़ें हैं उनके लिए। तो वो सारी चीज़ें कैसे एक सिंगल स्ट्रोक में अगर उनको होता है तो उनको आसानी होगी और उनका इंटरेस्ट भी जगेगा। दूसरी चीज़ें होती है कि सरकार के द्वारा उनको कुछ जैसे विद्युत शुल्क में छूट की बात होती है, स्टैम्प ड्यूटीज में छूट की बात होती है, तो वास्तव में उसको हम किस लेवल पे जाके अमली जामा पहना पा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से व्यापार उद्योग की स्थिति सुधार होती है। और सरकारों की प्रयास रही है, ज़रूर सभी सरकार चाहती है कि उनके यहाँ अच्छा निवेश आए, जिससे उद्योग की व्यापार की बढ़ोतरी हो, रोजगार मिले लोगों को, और इससे अपनी जीडीपी ग्रोथ में भी हमको सहायता मिले। रामाधर तिवारी जी, चूंकि हर पैनलिस्ट और अगले साल के बजट और इस साल के जो संभावित बजट है उसकी स्टेटस रिपोर्ट मंगवाई है कि आपने क्या काम किया है, कितना हुआ है और कितना नहीं हो पाया है। बहुत सारी स्कीम्स तो मैं देख रहा हूँ, चाहे वो मेहतारी वंदन योजना हो। ओपी चौधरी कुछ कह रहे हैं, सुने जरा। ऊर्जा का प्रतीक है और इस बजट में बहुत ऊर्जा है छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने की। सर उस बार ज्ञान का बजट था, बहुत उम्मीद है सर, हालांकि आधे घंटे में क्लियर हो जाएगा जी। तो नहीं हो तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी हमारे कैबिनेट के साथियों के साथ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ अंतिम बैठक करके बजट प्रस्तुत करेंगे। देखिए कि ओपी चौधरी जी अभी राम मंदिर पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ जो कैमरामैन अजय आप पीछे दिखाएंगे कि किस तरीके से राम मंदिर पहुंचे हुए हैं और राम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। और इससे पहले कि हमने देखा कि शिव मंदिर भी